तो सबसे पहले बेस्ड ऑन मोड ऑफ फॉर्मेशन, रॉक्स कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, उसको आप ध्यान में रखना, सब चीजें याद रहेंगी और सब कुछ समझ में आएगा। ये एक पहाड़ है, ठीक है, एक नदी बह रही है, ऐसी पिक्चर देखी होगी आपने टीवी वगैरह में। और ये सिंपल पहाड़ नहीं है, ज्वालामुखी वाला पहाड़ है, ठीक है, इसके अंदर मैग्मा है, लिक्विड मैग्मा है, हॉट। अब देखो होता क्या है, जब बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है तो फट के ये बाहर आ जाता है, मैग्मा बाहर आ जाता है, ठीक है। तो चलो ऐसा ही कुछ हुआ और ये ज्वालामुखी फट गया और इसके अंदर का जो लिक्विड मैग्मा है वो बाहर आ गया, ठीक है। अब देखो कुछ दिन के बाद क्या होगा, ये बाहर जो आया है मैग्मा, ये भी कूल होके सॉलिड हो जाएगा और अंदर भी, सारे तो बाहर आए नहीं है क्योंकि जब तक प्रेशर रहेगा तब तक ही बाहर आता है ना, तो अंदर भी कूल होकर सॉलिड हो जाएंगे मैग्मा। तो देखो ये मैग्मा कूल होने के प्रोसेस से जो बन रहा है ना, इनको हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स, ठीक है। अब देखो दो तरह से बन रहे हैं, एक तो बाहर आया मैग्मा और कूल हुआ, ठीक है, लिक्विड बाहर आया, बाहर आके सॉलिड हो गया, तो इनको कहते हैं वॉल्केनिक रॉक्स, ये सेकंड वाला, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, एक अंदर ही सॉलिड हो गया है ना, बाहर जो नहीं निकल पाया था लिक्विड मैग्मा, ये अंदर ही कूल हुआ और फिर सॉलिड हो गया और फिर अर्थ मूवमेंट्स की वजह से ये बाहर आ जाता है, ये वाला बाहर आ जाता है। तो इस तरह से जो रॉक्स बनते हैं उनको कहते हैं प्लूटोनिक रॉक्स। ये दोनों ये दोनों इग्नियस रॉक्स हो गए, ठीक है। इनके एग्जांपल्स हैं, प्लूटोनिक रॉक्स के एग्जांपल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्रेनाइट, उसके अलावा डायोराइट, साइनाइट, गैब्रो, ये सारे हैं। वॉल्केनिक रॉक्स जो बाहर आके सॉलिड हुए थे मैग्मा, वो होते हैं, इनका एग्जांपल अगर देखें सबसे मेन है बेसाल्ट, और उसके बाद अदर एग्जांपल्स में ट्रैकाइट, एंडेसाइट, ये सारे हैं, ठीक है। उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करते हैं। देखो नदी यहाँ मैंने इसीलिए बनाया था, ठीक है। अब देखो यहाँ जो इग्नियस रॉक्स बने हैं, ठीक है, तो जब नदी बह रही है तो क्या होगा, इसको तोड़ तोड़कर अपने साथ बहाएगी, ठीक है। एक मैं यहाँ साफ साफ फिगर बनाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये नदी बह रही है और इसके साथ साथ ये टूट टूट कर फ्रैगमेंट्स इसके बहते जाएंगे। क्या होगा आगे चलने के बाद, एक जगह ये मान लो डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, एक लेयर डिपॉजिट हुआ, उसके ऊपर से दूसरी लेयर, उसके ऊपर से तीसरी लेयर, चौथी लेयर, ये मोटा होता जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, जो नीचे होगा इस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। तो प्रेशर होने से ये फिर क्या होगा, सीमेंटेशन प्रोसेस होगा और ये भी सॉलिड हो जाएगा। तो इस तरह से जो बनता है ना, इसको कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, ये सेकंड वाला। इसके एग्जांपल्स हैं लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, डोलोमाइट शेल, कॉन्ग्लोमरेट, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। क्या हो रहा है, फ्रैगमेंटेशन हो रहा है, पहले तो इग्नियस रॉक्स टूट रहे हैं, ठीक है, उसके बाद फिर सीमेंटेशन प्रोसेस हो रहा है। तो इस तरह से ये बनते हैं, इग्नियस रॉक से ट्रांसफॉर्मेशन होकर बनता है ये सेडिमेंट्री रॉक। लाइमस्टोन, बहुत सारे एक्सेसरीज बाथरूम के जो होते हैं वो लाइमस्टोन से बनते हैं। सैंडस्टोन आपने देखा होगा, जो रेड फोर्ट है आगरा में, सॉरी दिल्ली में जो लाल किला है, वो सैंडस्टोन का बना हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक से। सेडिमेंट्री रॉक बनता है इग्नियस रॉक से, मेटामॉर्फिक रॉक्स हो सकता है इग्नियस से बने, हो सकता है सेडिमेंट्री से बने, दोनों में से किसी एक से भी बन सकता है। कैसे बनता है, तो देखो देखो ये अर्थ है, ठीक है, इसके बीच में कोर होता है और उसके ऊपर होता है मेंटल, और सबसे ऊपर जहां हम रहते हैं इसको बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। अब क्रस्ट के ऊपर सेडिमेंट्री रॉक्स जमा हो रहे हैं या फिर मान लो इग्नियस रॉक्स भी हैं वो जमा हो रहे हैं, ठीक है। एक के ऊपर एक लेयर हो रहा है, बहुत सालों तक इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, हमारी वजह से हम इसके ऊपर चलते फिरते हैं, उस पर से उस पर बहुत सारे एक के बाद एक लेयर जमा हो रहे हैं, उसके वजह से प्रेशर पड़ता है। और यहाँ पर बीच में क्या है, बहुत हॉट लिक्विड होता है अर्थ के नीचे, अर्थ के बीच में, है ना, और यहाँ से हीट देता है इसमें। तो हीट और प्रेशर के एप्लीकेशन से, या फिर ओनली हीट के, या फिर ओनली प्रेशर के एप्लीकेशन से चेंजेस आ जाते हैं इग्नियस या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो इस तरह से ड्यू टू प्रेशर ऑफ हीट और एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, इनके वजह से जो चेंजेस आते हैं और उनसे जो रॉक्स बनते हैं उनको कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। इनके एग्जांपल्स में नीज, मार्मल, स्किट्स, स्लेट, कैल्साइट, क्वार्ट्जाइट, ये सारे हैं। अब देखो मैं एक एक करके बताता हूं आपको कि कौन से रॉक में क्या चेंज होता है और फिर वो कैसे मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। देखो यहाँ एग्जांपल मैंने लिया था प्लूटोनिक रॉक का, ग्रेनाइट, है ना, इसमें जब हीट और प्रेशर का एप्लीकेशन पड़ता है तो ये बनता है नीज। उसी तरह से
लाइमस्टोन है। जब लाइमस्टोन इसमें जब हीट एंड प्रेशर का एप्लीकेशन होता है तो ये बनाता है मार्बल। मार्बल इसका बेस्ट एग्जांपल है आगरा का ताजमहल, वो मार्बल से बना हुआ है ना। सैंडस्टोन इस पर जब हीट या प्रेशर का एप्लीकेशन होता है तो ये बनाता है क्वार्ट्जाइट। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको याद रखना है। अब देखिए बात करते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स की, क्या डिफरेंस है दोनों में, मिनरल्स एंड रॉक्स में है क्या, देख लेते हैं। मिनरल्स मिनरल्स सिंपली क्या होते हैं, इनका एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, एक फॉर्मूला होता है, ना उस फॉर्मूला से थोड़ा आगे ना उस फॉर्मूला से थोड़ा पीछे। कैसे, हम थोड़ा समझते हैं। देखिए क्वार्ट्ज ये एक मिनरल है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है SiO2। सिलिका ये Si ना O3 हो सकता है ना O1 हो सकता है, जब भी रहेगा तो SiO2 रहेगा। तो ये एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन है क्वार्ट्ज का, तो इसको कहते हैं हम मिनरल्स। उसी तरह से ऑर्थोक्लेज है, ऑर्थोक्लेज का फॉर्मूला होता है KAlSi3O8। ठीक है, तो इस तरह से एक फिक्स फॉर्मूला होता है, ना उसके आगे ना उसके पीछे, तो उनको कहते हैं मिनरल्स। और बहुत सारे मिनरल्स, ठीक है, मिल जाते हैं, उनका मिक्सचर होता है रॉक्स में। ठीक है, तो रॉक्स आर मिक्सचर्स ऑफ मिनरल्स। अब बहुत सारे मिनरल्स हैं जैसे क्वार्ट्ज, फेल्डस्पर, माइका, ओलिविन, टॉर्मेलिन, ये सारे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो ये तीन है, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पर, माइका। क्यों? क्योंकि जो अर्थ क्रस्ट है, मैंने आपको बताया जो अर्थ है इसके सबसे ऊपर वाले लेयर जहां पर हम रहते हैं इसको कहते हैं हम क्रस्ट। ठीक है, तो क्रस्ट में बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, जो भी मिनरल्स मिलते हैं उनमें सबसे ज्यादा 48% जो होता है वो फेल्ड्स्पर मिलता है। उसके बाद 36% क्वार्ट्ज मिलता है। क्वार्ट्ज ये सिलिका होता है, सैंड, सैंड का चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। क्वार्ट्ज 36% मिलता है। उसके बाद 10% माइका मिलता है, और बाकी ये सारे मिलाकर हो गए कितने, 94% हो जाएंगे। उसके बाद जो बच जाता है 6%, उसमें होता है ओलिविन, टॉर्मेलिन, और भी बहुत सारे हैं। तो ये बाकी के 6% जो बच गए उनमें होता है। 94% ही क्वार्ट्ज, फेल्डस्पर और माइका, यही मिनरल मिलते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। क्वार्ट्ज, अब इससे ज्यादा आपसे पूछेगा नहीं, क्वेश्चन तो इतने से ही आएंगे अगर आएंगे तो। क्वार्ट्ज क्या होता है, सिलिका होता है, सैंडी फ्रैक्शन जो होता है वो। अब जहां ये सिलिका होगा ना वो हमेशा एसिड रॉक बनाएगा और सैंडियर टाइप का रॉक बनाएगा। एसिड रॉक्स गिव राइज टू सैंडियर टाइप। जहां भी सिलिका होगा वो एसिड होगा और सैंडियर फ्रैक्शन बनाएगा। और जो बेसिक रॉक्स होंगे, जितना कम होगा सिलिका उतना ज्यादा बेसिक होगा, और वो फिर बनाता है क्लेई टाइप सॉइल। फील्ड्स पर ये इजिली विदरिंग सॉइल है, आसानी से टूटने वाला एज कंपेयर टू क्वार्ट्ज। बाकी इसका आपको फॉर्मूला वगैरह आपसे पूछेगा नहीं, बट फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्योंकि ये पोटासिक मिनरल है। K2O Al2O3 6SiO2 इसका फॉर्मूला होता है। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना है आपको, ये 48% अर्थ क्रस्ट में मिलता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, फील्ड्स पर। माइका ये एक व्हाइट क्लियर ट्रांसपेरेंट मिनरल होता है। और क्या, इतना काफी है। बाकी फिर ओलिविन, टॉर्मेलिन, ये सारे हैं। तो जो भी रेफरेंस लो आप, मैं अरुण कात्यायन की बुक मैंने पढ़ी है, वो बहुत अच्छी बुक है। बेसिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है, और नॉन एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छी बुक है अरुण कात्यायन की बुक। ठीक है, शॉर्ट में उसने सब कुछ कवर कर रखा है, तो उसको आप पढ़ लो तो काफी होगा आपको एग्जाम देने के लिए। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स की बात करें तो सबसे पहले इनको दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, प्राइमरी मिनरल्स एंड सेकेंडरी मिनरल्स। प्राइमरी मिनरल्स वैसे मिनरल्स जो डायरेक्टली फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, तो इनके एग्जांपल्स हैं क्वार्ट्ज, मस्कोवाइट। और सेकेंडरी मिनरल्स वो होते हैं जो प्राइमरी मिनरल्स में कुछ चेंजेस होने के बाद मिनरल्स फॉर्म होते हैं, उनको हम सेकेंडरी मिनरल्स बोलते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं जियोथाइट, हेमेटाइट, ये सारे हैं। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, जो प्राइमरी मिनरल्स होते हैं वो हमेशा कोर्सर फ्रैक्शन में होते हैं, जैसे सैंड्स, ग्रेवल, स्टोन। और जो फाइन मटेरियल्स होते हैं जैसे क्ले, इनमें सेकेंडरी मिनरल्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन है, ये होता है बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस फॉर व्हाट, रेजिस्टेंस फॉर विदरिंग। अब समझ लो नदी है, ठीक है, इसमें एक चट्टान रखा है। अब नदी के पानी से इस पे फ्रिक्शन होगा, है ना, फोर्स लगेगा, तो ये कितनी आसानी से टूट जा रहा है। तो इसके बेसिस पर कि ये या आसानी से टूट रहा है या फिर आसानी से नहीं टूट रहा है, बड़ी मुश्किल से टूट रहा है, तो बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस इसको तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं, वेरी स्लोली वेदर्ड, मॉडरेट रेजिस्टेंट या स्लोली वेदर्ड, और लास्ट वन होता है इजिली वेदर्ड। वेरी स्लोली वेदर्ड मतलब ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है इनमें, आसानी से ये टूटते नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल है क्वार्ट्ज, जो कि सारे मिनरल्स में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट है। बालू आसानी से टूटता नहीं है, वेदरिंग नहीं होता इसका, मोस्ट रेजिस्टेंट होता है। इसके अलावा फिर मस्कोवाइट है, क्वार्ट्ज से ज्यादा नहीं होता बट
फिर भी ठीक होता है, मोर रेजिस्टेंट में आता है। उसके बाद जो बीच वाले होते हैं, ना बहुत ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा ज़्यादा, तो इनके एग्जाम्पल्स हैं फेल्ड्सपर, बायोटाइट। ये स्लोली वेद आउट होते हैं, धीरे 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 टूटते हैं, बट ना बहुत ज़्यादा कम होता है ना बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद इजीली वेद आउट होते हैं, जो आसानी से टूट जाते हैं, इनमें बहुत कम रेजिस्टेंस होता है। तो ये एग्जाम्पल, इनका एग्जाम्पल है ऑगाइट, हॉर्नब्लेंडे, ओलिवीन, कैल्साइट, ये सारे। इसके बाद बेस्ड ऑन सिलिका कंटेंट परसेंटेज, जितना ज़्यादा सिलिका होगा SiO2 उतना एसिडिक होगा रॉक। तो इसी के बेसिस पर तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं, एसिड रॉक, बेसिक रॉक एंड इंटरमीडिएट रॉक। देखो, अगर 65 टू 70% सिलिका है, ठीक है, तो फिर ये हो जाता है एसिडिक रॉक, ये पहला वाला। और अगर 40 से 55% है तो फिर होता है बेसिक। और इनके बीच में मतलब 55 से 65 ये होता है, तो फिर इनको कहते हैं हम इंटरमीडिएट रॉक्स, ये थर्ड वन। ठीक है, इनके एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि एग्जांपल से ही क्वेश्चन आएंगे, तो डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा आपसे। एसिड रॉक्स के एग्जांपल हैं ग्रेनाइट, पेगमेटाइट, सैंडस्टोन, ये सारे। बेसिक रॉक्स के एग्जांपल हैं गैब्रो, लाइमस्टोन, बेसाल्ट। जो मैं नोट्स दूंगा ना उसमें सब कुछ होगा, बाकी आप जो भी रेफरेंस बुक ले रहे हैं, अरुण कात्यायन की बुक अच्छी बुक है, तो उससे अगर आप पढ़ोगे तो उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। उसके बाद इंटरमीडिएट रॉक्स हैं, इनके एग्जांपल्स में आते हैं डायोराइट, साइनाइट, एंडेसाइट, ये सारे। अब बात करते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स की। देखो, मैं सिंपल सा एक एग्जांपल दूंगा, उसको याद रखना, सब कुछ याद रहेगा आपको। दो एग्जांपल दूंगा। देखो, एक पत्थर है, रॉक, ठीक है, मिनरल है ये, इसमें एक हल्का सा दरार है और एक कीड़ा है, वो इस दरार में घुस जाता है और इसको बड़ा करता जाता है। ठीक है, बड़ा करते करते एक स्टेज ऐसा आता है, ये टूट जाता है और टूट के दो टुकड़े बन जाते हैं। फिर ऐसा ही कुछ होता है और छोटे टुकड़े बन जाते हैं, छोटे छोटे होते होते फिर ये फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं बहुत छोटे। तो क्या हुआ यहाँ पे, एक मैकेनिकल ब्रेकडाउन प्रोसेस हुआ। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, जो मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है, इसको कहते हैं हम विदरिंग ऑफ रॉक्स। ठीक है, अब ये एक बायोलॉजिकल एजेंट है, कीड़ा है, वॉर्म है, इसकी वजह से हो रहा है, तो इसको हम बायोलॉजिकल विदरिंग कहेंगे। ऐसे ही अगर एजेंट फिजिकल एजेंट है तो फिर उसको फिजिकल विदरिंग कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लो, नदी है, ठीक है, और उसमें एक पत्थर रखा है, ठीक है, तो नदी के पानी से इस पर घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा, और ये टूट टूट कर हल्का बालू बनता रहेगा। ठीक है, तो ये जो फ्रेगमेंटेशन होगा बिकॉज ऑफ रिवर वाटर हो रहा है, स्ट्रीम के फोर्स की वजह से हो रहा है, तो इसको कहते हैं फिजिकल विदरिंग। और एक्चुअल में जो विदरिंग होता है ना, वो फिजिकल विदरिंग में होता है, बाकी तो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस हैं। तो फिजिकल विदरिंग से जो फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं उनको कहते हैं स्केलेटल सॉइल्स, क्योंकि ये कंप्लीटली सॉइल बनते नहीं है ना, बस टूट टूट के छोटे हो जाते हैं। उसके बाद केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, केमिकल प्रोसेसेस और बायोलॉजिकल प्रोसेस फिर उसको कंप्लीटली सॉइल में कन्वर्ट करते हैं। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं विदरिंग ऑफ रॉक से रिलेटेड, जो कि आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछे ना पूछे। तो देखो, रॉक्स कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स मिनरल्स विदर मोर इजीली, जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स मिनरल होगा रॉक्स में, उतनी आसानी से वो टूट जाएगा, उतनी आसानी से विदर हो जाता है। उसके बाद बेसिक इग्नियस रॉक और एसिडिक इग्नियस रॉक्स, इन दोनों में जो बेसिक इग्नियस रॉक्स होते हैं वो ज्यादा टूटते हैं, इजिली वेदर हो जाते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं वो आसानी से वेदर नहीं होते हैं एज कंपेयर टू इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब सेडिमेंट्री रॉक्स में भी लाइमस्टोन और सैंडस्टोन, इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो लाइमस्टोन वो इजीली वेदर होता है। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया, मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ द रॉक इज रेफर्ड टू एज वेदरिंग ऑफ रॉक्स, एंड द केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंज टेकिंग प्लेस मे बी टेकन टू कंस्टिट्यूट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो फिजिकल वेदरिंग मैंने आपको बताया, फिजिकल एजेंट्स होते हैं उनकी वजह से वेदरिंग होता है, जैसे कि हीट एंड कोल्ड, फ्रीजिंग, थॉइंग, इरोजन बाय स्ट्रीम्स, ग्लेशियर्स की वजह से हो रहा है, तो ये सब अगर हो रहा है तो इसको फिजिकल वेदरिंग कहते हैं, और इससे स्केलेटल सॉइल्स फॉर्म होते हैं। केमिकल वेदरिंग में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इनमें दो स्टेजेस होते हैं, पहला तो डिसअपियरेंस ऑफ सर्टेन मिनरल्स होता है, और फिर दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी प्रोडक्ट्स। अब देखो, एक एग्जांपल देता हूं मैं केमिकल वेदरिंग को समझने के लिए। कार्बोनेशन प्रोसेस जो होता है, इसको मैं बताता हूँ। सब समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन आएंगे नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल होता क्या है केमिकल वेदरिंग। ठीक है, तो कार्बोनेशन प्रोसेस में क्या होता है, एक मिनरल होता है कैल्साइट, जिसमें जो ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है वो CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो जब बारिश होती है, थंडरिंग होती है, तो H2O और कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और CO2, ये दोनों मिलकर बनाते हैं H2CO3। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट।
अब H2CO3 और ये CaCO3 जो कैल्साइट है, ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या होता है, ये एक कंपाउंड बनाते हैं बाइकार्बोनेट CaHCO3 होल 2, ठीक है, HCO3 है, बाइकार्बोनेट होल 2 है, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो कंपाउंड बन रहा है ये फिर धीरे धीरे प्रेसिपिटेट हो जाता है और नीचे जमा होता है और फिर एक न्यूक्लियाई के रूप में ये सर्व करता है और इसके ऊपर से फिर और जमा होते 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 फिर ये बड़ा बन जाता है और इस तरह से बनता है कंकड़। ये होता है एक्चुअल कंकड़, ठीक है। तो यहाँ देखो एक केमिकल प्रोसेस हो रहा है, पहले H2O CO2 ये दोनों मिलकर H2CO3 बना रहे हैं, फिर कैल्साइट के साथ रिएक्शन हो रहा है और फिर ये बाइकार्बोनेट बना रहा है। तो इस तरह से जो कंकड़ फॉर्म हो रहा है ये कार्बोनेशन प्रोसेस से हो रहा है, तो ये केमिकल विदरिंग प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये जो पूरा केमिकल रिएक्शन हो रहा है ये एजेंट है इस विदरिंग का, इसलिए इसको कहेंगे हम केमिकल विदरिंग। बायोलॉजिकल विदरिंग, ये बायोलॉजिकल एजेंट्स की वजह से होता है, होता सब कुछ वही है, बस यहाँ पर जो एजेंट होते हैं वो बायोलॉजिकल होते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कीड़े वाला, है ना, तो वो कीड़ा क्या है, एक बायोलॉजिकल एजेंट है। तो इस तरह से जो विदरिंग हो रहा है वो बायोलॉजिकल विदरिंग कहलाएगा। तो अब देखिए हमने समझ लिया रॉक्स क्या है, मिनरल्स क्या है, उनके एग्जांपल्स देख लिए, कैसे कैसे वो बन रहे हैं उनको समझ लिया। तो वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया जो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके अलावा इस यूनिट में सोर्सेस ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, ये एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आ सकता है। देखिए ये सिंपली दो टेबल हैं, एक सोर्सेज ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स के, एक केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। इन दोनों का एक एक टेबल है, उसको आपको याद कर लेना है, किसी भी बुक से उठा लो। मैं अरुण कात्यायन की बुक रेफर करता हूँ, अच्छी बुक है वो, और बेसिक्स उन्होंने क्लियर कर रखे हैं, तो उसमें थोड़ी सी समझने में आसानी होती है। बाकी आप कोई भी बुक पढ़ो, आर के शर्मा की बुक है, पिछले साल क्वेश्चन आई थी, और नेम रासुंडा उठा लो, वो तो अरुण कात्यायन की नोट्स बनाए हुए हैं उसमें, ऐसा लगता है पढ़ के उसको। तो कोई भी बुक पढ़ो सब कुछ मिलेगा उसमें, बट एक बुक पढ़ने से ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़ने होते हैं और अलग अलग बुक्स में क्या दिया हुआ है वो सब कुछ आपको ध्यान में रखना होता है और उससे आसानी होती है। एक बुक पढ़ लोगे तो फिर दूसरी बुक पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो इस तरह से अगर पढ़ोगे ना तो क्वेश्चंस आपको याद रहेंगे, क्योंकि इधर से उधर जब क्वेश्चंस घुमाकर पूछते हैं, एक बुक में किसी तरह से क्वेश्चन होता है, दूसरे बुक में किसी तरह से, तो फिर चीजें याद रहती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपको पढ़ना है। अब सोर्सेस ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ये एक टेबल दिया हुआ है, इसमें सिंपली क्वेश्चन कैसे पूछेंगे आपसे, जैसे दे देंगे, एक एग्जांपल ले लो, डोलोमाइट, ये एक मिनरल है, आपसे एग्जाम में पूछेंगे डोलोमाइट मिनरल इज अ सोर्स ऑफ विच प्लांट न्यूट्रिएंट, ऑप्शन आपको दे देंगे, कार्बन है, फास्फोरस है, पोटासियम है, मैग्नीशियम है। तो डोलोमाइट मैग्नीशियम का सोर्स होता है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे मिनरल्स हैं, जैसे हॉर्न ब्लेंड है, ये भी मैग्नीशियम का होता है, माइका पोटासियम का होता है, ऑर्थोक्लेज पोटासियम का होता है, मोंटमोरिलनाइट मैग्नीशियम एंड पोटासियम दोनों का होता है, कैवलिनाइट फॉस्फोरस का होता है। ऐसे ही पूरी एक टेबल है, उसको आपको याद रखना है, जितना हो सके उतना याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इससे। उसके बाद केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, इससे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, देखो जैसे ये अर्थ है ना, इसका ऊपरी लेयर इसको क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स मिलते हैं, जैसे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, बहुत सारे मिलते हैं, है ना। तो इसमें आपसे पूछ सकता है ऑक्सीजन का क्या परसेंटेज है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मिलता है 49.2%, उसके बाद सिलिकॉन होता है 25.67%। तो ये पूरी एक टेबल है, उसको आप याद कर लोगे। आयरन मिलता है 4.71%, ठीक है। तो ये टेबल आप याद कर लोगे, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल हैं, इससे क्वेश्चन आएंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे इस यूनिट में हमने सारे देख लिए। अब इसके बाद आपको बुक्स पढ़ने हैं, तो अरुण कात्यायन की बुक मैं रेफरेंस लेता हूँ, इसके अलावा आपने इमरान सुंडा या आर के शर्मा की बुक है, शॉर्ट में नोट्स बनाए हुए हैं, उनको भी पढ़ सकते हो। नेमरा सुंडा तो ऐसा लगेगा ना आपको जैसे अरुण कात्यायन की बुक की ही नोट्स बनाई हुई है, तो उसको भी पढ़ सकते हो, शॉर्ट में है, आसानी होता है याद करने में। तो आपको अलग अलग बुक्स पढ़ने हैं, ताकि जितना कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखोगे उतनी आसानी होगी एग्जाम में आपको आंसर करने में, क्योंकि पिछले बार आर के शर्मा से क्वेश्चन आए थे बहुत सारे, तो जरूरी नहीं कि इस साल भी उसी से आए, है ना। तो आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखने हैं, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए उसको आप आंसर कर सको। बेसिक्स क्लियर रखने, इतना ध्यान रखना है आपको। खुद के नोट्स बनाओ, एग्जाम के टाइम में वो रेफर करने में आपको बहुत आसानी होगी। मैं तो ये बोलूंगा आप बुक्स पढ़ो, अरुण कात्यायन की बुक पढ़ो, कोई भी अच्छी बुक पढ़ो और खुद के नोट्स बनाओ। टाइम आपके पास बहुत है और हम कोशिश करेंगे कि सिलेबस पूरी कंप्लीट कर दें नोटिफिकेशन आने से पहले। ये लेक्चर 1 था, इसके बाद लेक्चर 2 हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, और अपनी खुद की नोट्स बनाओ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो दिस वाज रोशन कुमार साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।